हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा, साइंस सब्जेक्ट साइंस का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा वो 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई को जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? न्यूमेरिकल, यानी कि हल करने वाला क्वेश्चन लेके आ गए हैं साइंस से आप लोग के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा आप लोग को गतिज ऊर्जा होता क्या है। तो गतिज ऊर्जा कहते हैं वैसे ऊर्जा जो गति के कारण विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि गतिज ऊर्जा को ई के द्वारा दिखाते हैं, कौन सा अक्षर द्वारा? ई के। और ई के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। एम मतलब होता है द्रव्यमान और भी मतलब वेग, ठीक है। और ये स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया है? देखिए यहाँ द्रव्यमान दिया गया है 15 केजी और वेग कितना दिया गया है? 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा बराबर होता है। तो यहाँ 1/2 m कितना है? m यहाँ 15 है और वेग कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार 1/2 गुना 15, 4 का स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16। इस प्रकार 2 के पहाड़ा से 16 कटेगा 8 बार में। 8 बार में कटा। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ यहाँ 1 बचा और 5 बचा और 8 बचा। इस प्रकार 1 गुना 8 गुना 15, तो क्या होगा? 120 जूल। 120 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर 120 जूल है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी हल किया हुआ है, देखिए। यहाँ द्रव्यमान 15 केजी, वेग यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड, ई के बराबर 1/2 mv²। तो एम यहाँ है 15 केजी, भी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए 4 गुना 4 दिया है। फिर 2 के पहाड़ा से इसको काटा है तो 2 आया और 15 दूनी 30, चौका 120 जूल जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, ठीक है। यहाँ गुना किया है 15 चौका 60, चौका 240 और 240 को 2 से काटा गया है। यहाँ गुना किया तो 240 आया, उसके बाद इसको 2 से काटा तो 120 आया और 120 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या ज्ञात करने बोल रहा है? कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र क्या है? डब्लू। कार्य को किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं? डब्लू। तो डब्लू बराबर एफ इंटू एस। एफ यानी कि बल गुने विस्थापन, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ बल कितना दिया है? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन गुने बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 2 मीटर। 5 गुने 2, 10 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना? 10 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ हल किया हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5-7 न्यूटन का बल लगता है, मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ कार्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो यहाँ बल को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं? एफ अक्षर। और विस्थापन को छोटा एस। बल को एफ अक्षर और विस्थापन को छोटा एस अक्षर द्वारा दिखाते हैं। एफ गुना एस होता है इसका सूत्र। कार्य यानी कि डब्लू। डब्लू बराबर एफ गुना एस। अब यहाँ एफ कितना दिया गया है? एफ दिया है 7 न्यूटन और विस्थापन दिया 8 मीटर। तो यहाँ 7 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। तो 56 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 56 जूल जो होगा, 56 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। हम यहाँ जूल क्यों लिखे? क्योंकि कार्य का जो एसआई मात्रक है, कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है, इसीलिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है ना, जूल। अगला क्वेश्चन है, बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है? तो देखिए यहाँ लंबाई यानी कि यहाँ जो खेत जोता गया खेत की लंबाई कितना है? 15 मीटर। तो लंबाई बराबर विस्थापन, यानी कि यहाँ विस्थापन कितना दिया है? विस्थापन को छोटा एस द्वारा दिखाते हैं। तो छोटा एस यहाँ कितना दिया है? 15 मीटर, ठीक। छोटा एस यहाँ 15 मीटर दिया गया है। और यहाँ बल कितना दिया है? बल यानी कि
बल दिया है 140 न्यूटन। देखिए प्रश्न में पढ़िए आप लोग अच्छी तरीके से। देखिए 140 न्यूटन दिया है और यहाँ 15 मीटर दिया गया है। ठीक, अब हम लोग का सूत्र क्या है, कार्य बराबर है W बराबर F इंटू छोटा s, ये सूत्र है। तो F कितना है 140 और S कितना है 15, और 140 और 15 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2100 आएगा। कितना आएगा 2100, आप लोग गुना करके देख लीजिए। अब यहाँ 2100 क्या होगा, 2100 जूल होगा, क्योंकि W का जो SI मात्रक है यानी कि कार्य का जो SI मात्रक है वो क्या है, जूल, इसलिए यहाँ जूल होगा। मुझे आशा है कि ये अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो यहाँ देखिए मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ हल किया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ जो W है उसका मतलब कार्य है, और F जो है उसका मतलब बल है, और S का मतलब यहाँ विस्थापन है। और S यहाँ विस्थापन कौन है, यहाँ विस्थापन नहीं दिया गया, यहाँ लंबाई दिया गया, लंबाई ही यहाँ विस्थापन है, लंबाई ही यहाँ पर विस्थापन है। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैसे ऊर्जा जो गति के कारण विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के या के प्रदर्शित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। तो यहाँ इसका व्यंजक प्राप्त करने बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, ये क्वेश्चन आएगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले व्यंजक प्राप्त करने के लिए लिखना है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से, एक समान त्वरण छोटा है, ठीक ना, एक समान त्वरण ए से गतिशील है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूं, दिखाता हूं आप लोग को। एक समान त्वरण ए से गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग यानी कि छोटा u कितना है, u है, और अंतिम वेग छोटा v, तथा उसके बीच की दूरी छोटा s, उसके बीच की दूरी कितना है, छोटा s हो, तो गति के समीकरण से, तो हम लोग पिछली वीडियो में यानी कि पिछली चैप्टर में पढ़े थे, गति का समीकरण क्या होता है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये गति चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, s, तो ये 2a उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुने में है, ठीक ना, इधर ये गुने में है तो उधर भागा में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे 2a यहाँ पर हो गया। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1। मैं एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले लिखना है गति के समीकरण से, गति का समीकरण क्या है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2a इसके साथ गुने में है तो इधर जाके क्या होगा, भागा में यानी कि बट्टे में। तो यहाँ देखिए 2a यहाँ बट्टे में है, भागा में है। अब यहाँ s लिखें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे यहाँ 2a, देखिए यहाँ 2a लिखे हैं, ये भागा में, तो ये हो गया समीकरण 1। यहाँ देखिए समीकरण 1 लिखा है। अब नीचे में लिखना है कार्य के सूत्र से। कार्य का सूत्र क्या है, अभी भी मैंने बताया, W बराबर F इंटू S, ये होता है कार्य का सूत्र। तो W बराबर F इंटू S यहाँ लिखा है। अब यहाँ S को इधर ले आना, ठीक ना, S को बराबर के साइड ले आएंगे, तो यहाँ S गुने में है, ठीक ना, S गुने में है, तो इधर आके एक मिनट, S यहाँ हम ले आएंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। मान लिया जाए यहाँ W है बराबर F इंटू S है और इधर ये गुने में है, तो इधर आके ये बट्टे में हो जाएगा। इस प्रकार W बट्टे S होगा बराबर F। अब आप W को वो साइड भेजेंगे तो W बट्टे F होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखे हैं W बराबर F इंटू S। अब S को इस साइड ले आएंगे और W के साइड भेजेंगे तो ये W बट्टे F हो जाएगा, ठीक ना, W बट्टे F हो जाएगा। इसको मानेंगे क्या, समीकरण 2। देखिए यहाँ लिखे हैं समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखें, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखें, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखें। सबसे पहले समीकरण 1 में चलते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 1 है, तो यहाँ देखें क्या, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a है, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a है। और समीकरण 2 में क्या है, छोटा s बराबर w बटे f है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी s है और यहाँ पर भी s है, तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो बचा क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और w बटे f। तो W बटे F बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे 2a, ये हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ लिख दिए, यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, W को इधर ही रहने देंगे, F को इधर भेज देंगे, ठीक, बराबर के साइड। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये गुने में हो जाएगा। F यहाँ गुना नहीं लिखे हैं, यहाँ पॉइंट मतलब ही गुना होता है, ठीक ना, पॉइंट दे दिए बिंदु, F गुने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। अब देखिए F का मान कितना होता है, हम लोग बल वाला अध्याय में, बल के अध्याय में यानी कि फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर था
हाँ बल तथा गति इसी प्रकार नाम का कोई चैप्टर था, उसमें क्या पढ़े थे, बल का गति का द्वितीय नियम में हम लोग क्या पढ़े थे ना, गति का द्वितीय नियम में पढ़े थे कि F बराबर m ये होता है। तो यहाँ F के बदले हम m ये लिखे, ठीक, यहाँ F के बदले m ये लिखे, देखिए यहाँ किनारे में लिख दिए हैं, F के बदले m ये लिखे। अब देखिए यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर ये है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो m बचेगा और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 बचेगा, ये बच गया। यदि u बराबर 0, अगर u 0 होगा, 0 कैसे होगा, क्योंकि u क्या है, प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग है। मान लिया जाए कोई गाड़ी है, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, ठीक ना, यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, ये सड़क है, ठीक ना, ये सड़क है। अब ये यहाँ खड़ी है तो ये कितने स्पीड में खड़ी होगी, जब इसको स्टार्ट करेंगे तो 0 की स्पीड में खड़ी होगी, ठीक ना, 0 की स्पीड में, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है इसका, 0 है। जब ये धीरे धीरे चलने लगेगा, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, तब उसका गति जो होगा प्रारंभिक वेग से आगे होगा, यानी कि 0 के स्पीड से आगे होगा, 1 2 3 4 करके बढ़ेगा। तो प्रारंभिक वेग कितना होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहाँ हम यदि u बराबर 0 लिए तो क्या होगा, w बराबर m v स्क्वायर माइनस 0 होगा, क्योंकि u स्क्वायर बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, 0, इसलिए यहाँ 0 लिखें, ठीक। उसके बाद ये 0 खत्म, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ बचा क्या, v स्क्वायर बट्टे 2, v स्क्वायर बट्टे 2। अब w बराबर m गुने v स्क्वायर बट्टे 2 बचा, तो क्या हम इसको w बराबर 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मान लिया जाए हम आपको एक गुना दे दिए 5 7 8, ये पूर्णांक वाला गुना दे दिए, तो क्या हम इसको 5 गुने 7/8 के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो उतना मान ही आएगा जितना इसमें आएगा, ठीक है ना, 8 पंचे 40 7 47/8 आएगा, और इसमें भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से इसको हम W बराबर 1/2 mv स्क्वायर लिखें, देखिए मैं नीचे में दिखाता हूँ, देखिए W बराबर 1/2 mv स्क्वायर लिखें, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, इसीलिए ई के क्या है, यहाँ गतिज ऊर्जा है, तो ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगा, ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ किनारे में लिख देना है, चूंकि यहाँ चूंकि कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, देखिए यहाँ लिखा है कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, देख लीजिए लिखा है ना। तो ये यहाँ से इतना अगर आप हल करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट मैंने लाइन छोड़ छोड़ के लिखी है, सब लाइन छोड़ छोड़ के लिखे हैं इसलिए लंबा दिख रहा है, और इसमें 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है इसमें, ठीक ना। ये अच्छी तरीके से मैं शुरू से दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती में 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी किसको कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जी छोटा जी किसको, गुरुत्वीय त्वरण को कहते हैं। तो 10 केजी द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 केजी, देखिए यहाँ द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि छोटा एम कितना दिया गया है, 10 केजी, और ऊंचाई कितना दिया गया, यानी कि ये एच, ऊंचाई को एच द्वारा दिखाते हैं, एच दिया है 6 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है, यानी कि जी बराबर कितना दिया है, एक मिनट में, एम बराबर दिया गया है 10 केजी, ठीक, क्वेश्चन में एम बराबर 10 केजी दिया है, और एच बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर 6 मीटर दिया है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मान दिया है। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है, ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग होगा, ये सबसे पहले आप लोग के मन में ख्याल उठता होगा, प्रश्न उठता होगा, क्वेश्चन उठता होगा कि यहाँ कौन सा सूत्र का प्रयोग करें। तो यहाँ देखिए सबसे बोल रहा है 10 केजी द्रव्यमान, सबसे पहले ये वस्तु है, मान लिया जाए ये 10 केजी का है, ठीक, ये यहाँ धरातल पर रखा हुआ है, ठीक, ये यहाँ धरातल पर रखा हुआ है 6 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 मीटर ऊंचाई है, यहाँ तक उठाया गया,
तो ये उठाया गया, तो ये कौन सा ऊर्जा हुआ? तो स्थितिज ऊर्जा हुआ। कौन सा ऊर्जा हुआ? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है, स्थितिज ऊर्जा को हम कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं? ईपी। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच। क्या होता है? एम गुने जी गुने एच। यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है इसलिए गुना ही होता है, ठीक है। आप लोग इसको एम पॉइंट जी पॉइंट एच लिख भी सकते हैं। तो ईपी बराबर एम यहाँ कितना है? 10 kg। जी का मान कितना दिया है? 9.8। और एच कितना है? 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ये पॉइंट को हम हटा देते हैं तो नीचे एक शून्य आ जाएगा, यानी कि 10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या? 98 गुने 6। तो 98 गुने 6 करेंगे तो कितना मान आएगा? 98 गुने 6, 8 छक 48 के 8 4 बचा, 9 चक 54 58, यानी कि 588 जूल। 588 जूल जो है बिल्कुल सही आंसर। अब आप लोग को मन में एक क्वेश्चन आता होगा, कि दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ जूल हम क्यों लिखें? तो जूल इसलिए लिखें क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो एस मात्रक है वो भी जूल है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा का एस मात्रक जूल है, ठीक। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने हल किया है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। कितना है? 480 जूल है। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। तो यहाँ जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोल रहा है। तो जी का मान जो होता है वो होता है, जी का मान होता है 9.8, ठीक है, 9.8 होता है। जब कहीं कुछ दिया ना रहे तो 9.8 लेना है। अगर वहां दिया हुआ रहेगा कि 9.8 लें, 10 मीटर लें, तब वहां उसके हिसाब से लेना है। और वैसे भी अगर कुछ ना रहे तो 9.8 लेना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी भी हमने आप लोग को बताया कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ईपी बराबर एम जी एच, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। एम क्या है? द्रव्यमान यानी कि वजन, वजन यानी कि वस्तु की वजन। और जी, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण की, जी का मान यहाँ दिया गया है। और एच क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है? स्थितिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा नहीं, यहाँ सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा यहाँ ज्ञात करने नहीं बोला है, सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, कितना दिया है स्थितिज ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ 480 जूल दिया है। तो ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि एच। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया है? 12 kg। और स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है? 480 जूल। और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोल रहा है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं कि ईपी बराबर क्या होता है? एम जी एच, ठीक ना। ईपी बराबर होता है एम जी एच। तो ईपी का मान कितना दिया है? 480 जूल दिया है, तो यहाँ 480 बैठाएं। एम का मान कितना दिया है? एम का मान 12 किलो दिया है, तो यहाँ 12 kg बैठाएं। फिर यहाँ गुना का चिन्ह दिए। जी का मान यहाँ 10 मीटर पर, देखिए 10 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 लेने बोल रहा है, तो यहाँ 10 लिखें। फिर गुने एच, एच का मान यहाँ नहीं दिया है, यानी कि एच ज्ञात करने बोला है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ एच लिखें। अब देखिए 12, एक मिनट, थोड़ी 12 गुना 10 करेंगे, ठीक ना। 12 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? 120। और 120 के साथ एच को गुना करेंगे तो 120 एच आएगा, 120 एच आएगा, 120 एच आएगा। तो 480 यहाँ तो दिया गया, इसको कुछ नहीं करना है, गुना भागा 120 एच हुआ। अब यहाँ देखिए एच, 120 एच लिखा है, इसे लिखा है 120 एच, ठीक ना। ये इसके साथ गुने में है, एच जो है इसके साथ गुने में है। तो बराबर के इधर आने पर ये इधर आएगा, तो ये बट्टे में हो जाएगा, यानी कि भागा में। 120 जो है एच के साथ गुने में है, तो एच इधर ही रहेगा। मान लिया जाए एच हम इधर रखें, तो 120 जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। तो 480 बराबर 120 एच, ये है। अब हम क्या करेंगे? एच को यहीं रहने देते, ठीक, बराबर की साइड, और 120 को इधर ले आएंगे, तो 480 बट्टे 120 होगा। इस प्रकार जब हम इसको काटेंगे
तो शून्य शून्य कैंसिल हो जाएगा, 12 चौका 48 यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर h बराबर कितना आया, देखिए यहाँ h बराबर कितना आया 4 मीटर। यहाँ हल किया देखिए 4 मीटर आया, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर कितना 4 मीटर, जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पूरा हल किया, देखिए यहाँ लिखे इसलिए ऊंचाई बराबर 4 मीटर। शुरू से मैं दिखा देता हूँ जूम करके, आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए। जिस तरह मैंने अभी बताया सेम उसी तरीके यहाँ हल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करता है, तो इसकी शक्ति कितनी है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, पी अक्षर। तो शक्ति का सूत्र क्या है, कार्य बटे समय, यानी कि डब्ल्यू बटे टी इसका सूत्र है। तो यहाँ समय कितना दिया है 10 सेकंड, कार्य कितना दिया है 1000 जूल। 1000 जूल यहाँ कार्य दिया है। विद्युत ऊर्जा यानी कि ऊर्जा बराबर कार्य होता है, क्या होता है, ऊर्जा बराबर कार्य होता है, ऊर्जा बराबर कार्य होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट कार्य लिखते हैं ना। यहाँ दिया गया क्वेश्चन में विद्युत ऊर्जा, लेकिन यहाँ हम कार्य के बदले ऊर्जा को लिखे, यानी कि कार्य का मान में हम ऊर्जा के मान को लिखे। यहाँ देखिए 1000 जूल दिया है, तो यहाँ कार्य बराबर 1000 जूल लिख दिए। ठीक, यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है, शक्ति। तो शक्ति को कौन से अक्षर से दिखाते हैं, पी। तो पी बराबर यहाँ डॉट दे दिया, यानी कि इसको ज्ञात करना है। क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, यानी कि डब्ल्यू बटे टी होता है इसका। तो डब्ल्यू यहाँ कितना दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है 1000 जूल, समय 10 सेकेंड। जब ये शून्य कटेगा तो कितना बचेगा 100, और इस प्रकार 100 वाट। 100 वाट जो होगा बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो है, उसमें हम बताए हैं कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। वो सब क्वेश्चन जाके आप लोग देखिए। शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। इसको कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, डब्लू। कौन से अक्षर, डब्लू अक्षर द्वारा दिखाते हैं, बड़ा डब्लू। हम यहाँ छोटा लिख दिए, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ बड़ा डब्लू होगा। ठीक, तो ये रहा पूरा सॉल्यूशन। में जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। यानी कि यहाँ बट्टे में लिखना है और सेम काटना है, ठीक ना। यानी कि ये छोटे बच्चा का क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया है 9वीं क्लास में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आएगा तो ये सब बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। 1.5 किलोमीटर यहाँ दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो 2 किलोहर्ट्ज दिया गया है, कितना 2 किलोहर्ट्ज। तो अगर हम आपको बोलेंगे 2 केजी में कितने ग्राम होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। तो यहाँ दिया गया है 2 किलो हर्ज, तो 2 किलो हर्ज बराबर कितना होगा 2000 हर्ज। कितना होगा 2000 हर्ज। ठीक है, तो यहाँ आवृत्ति को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, न्यू अक्षर, यानी कि इसको बोलते हैं न्यू और इसको बोलते हैं वी। ठीक है, यहाँ अंतर है कुछ, यहाँ इस प्रकार घुमा है लेकिन यहाँ घुमाया गया नहीं है। तो आवृत्ति दिया है 2000 हर्ज, तरंग दैर्घ्य कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में बनाएंगे 35 बट्टे 100 मीटर में बनाएंगे तो 0.35 मीटर होगा, 0.35 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ तरंग दैर्घ्य दिया गया है 0.35 मीटर, आवृत्ति 2000 हर्ज। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है, ज्ञात करने यहाँ बोल रहा है कि कितना समय लेगा, समय यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है। तो चूंकि तरंग का वेग को भी ये छोटा दिखाते हैं। तरंग का वेग क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ कितना दिया है, यानी कि ये लेमडा, तरंग दैर्घ्य को लेमडा छोटा दिखाते हैं। तो लेमडा कितना दिया गया 0.35, तो 0.35 गुने 2000 करेंगे, यहाँ गुने 2000। ठीक है, तो जब हम इसको गुना करेंगे, ये पॉइंट हटा दिए, डबल शून्य इधर आ गया, इस प्रकार डबल शून्य और डबल शून्य कट गया, बचा 1 शून्य, और इस प्रकार ये 700 हो जाएगा। 1 मिनट में यहाँ देखिए 0.35 गुने 2000 बराबर 700। कैसे, जब 0.35 रहेगा, ठीक है, गुने 2000 है, ये पॉइंट को हटा दिए, यहाँ एक पॉइंट था इसको हम ऊपर कर दिए, हटा दिए। तो इसके बगल में कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक ना। तो 2 अंक के बाद यहाँ शून्य लग जाएगा,
100 से इसको हम काटेंगे तो 100 दूनी 200, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ एक जीरो और ये 2, यानी कि 20 यहाँ बचा। कितना बचा? 20 यहाँ बचा। तो 20 गुना 35 करेंगे तो कितना आएगा? 700। तो 700 मीटर पर सेकंड क्या आया? तरंग का वेग। यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है? समय। तो तरंग को 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना होगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ देखिए भी लिखा है, तो भी मतलब होता है वेग। तो चाल बराबर वेग होता है, चाल और वेग बराबर होता है। इसीलिए यहाँ सूत्र में देखिए, सूत्र क्या है? समय बराबर है, समय को टी अक्षर दिखाते हैं और दूरी को डी अक्षर। तो समय बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। तो चाल को भी अक्षर द्वारा दिखाते हैं, भी यानी कि वेग। तो यहाँ पूरा दूरी कितना है? 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर है यानी कि 1500 मीटर। और यहाँ वेग कितना है? अभी वेग निकाले हम, देखिए 700 मीटर पर सेकंड लिखा है, तो 700। अब जब हम इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? 2, ये 7 दूनी 14, 1 मिनट। ये डबल शून्य कट गया, ठीक ना। तो 7 से 15 को काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा 1 पॉइंट बिठाए 0, 7 एकम 7 यानी कि 2.1 सेकंड। और आगे आप ले जा सकते हैं, मतलब 7 से जब हम 15 को भागा देंगे तो और आगे जा सकता है। 7 दूनी 14, 1 बचा, पॉइंट बिठाए 0, 7 एकम 7। इस प्रकार 3 भी आएगा, 0 7 चौका 18, मतलब 2.14 या फिर 2.1, मतलब जितना आगे तक आप ले सकते हैं। यहाँ एक ही अंक लिया है, 2.1 सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले तरंग का वेग निकालें। तरंग का वेग होता है, इसका सूत्र होता है तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। तो तरंग दैर्घ्य दिया गया है यहाँ कितना? 0.35 मीटर। और आवृत्ति दिया गया है यहाँ 2000 हर्ट्ज। जब दोनों गुना हुआ तो 700 मीटर पर सेकंड हुआ। अब यहाँ समय निकालने बोल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी कितना दिया गया है? 1500 मीटर। देखिए 1500 मीटर दूरी और चाल 700, चाल आने की वेग 700 दिया है। जब इसको भागा देंगे तो 2.1 सेकंड आएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ज है, 220 हर्ज है तथा वेग 440 मीटर है। इस तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तरंग दैर्घ्य की गणना कर रहे हैं, तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? वेग बटे आवृत्ति यानी कि छोटा एन। आवृत्ति को छोटा एन द्वारा भी दिखाते हैं और न्यू द्वारा भी दिखाते हैं। तो यहाँ छोटा एन ही लिखें। तो यहाँ वेग कितना दिया है? 440 दिया है, 440। और आवृत्ति 220। जब इसको भागा देंगे यानी कि ये शून्य कैंसिल, और 22 दूनी 44 यानी कि 2 मीटर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 मीटर कितना? 2 मीटर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम यहाँ मीटर क्यों लिखे? तो क्योंकि तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? मीटर। और यहाँ तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि तरंग दैर्घ्य की गणना। यहाँ देखिए, यहाँ हल दिया गया, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं हम। यहाँ आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। आणविक द्रव्यमान यहाँ निकालने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन का जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ये याद रखिएगा, आप लोग किताब में दिया गया, याद कर लीजिएगा। और O2 यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, और यहाँ 2 दिया है इसलिए 2 गुना हो जाएगा, 16 दूना 2 यानी कि 32। हमने कार्बन का कितना निकाला था? 12। और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का 32। तो यहाँ निकालने क्या बोल रहा है? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ का जो सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का जो संगठन का योग होता है वही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ निकालने क्या बोल रहा है? CO2। तो C का कितना है? 12 प्लस O2 का कितना है? 32। और 12 और 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 2 4 3 1 4 यानी कि 44 यूनिट जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यूनिट क्यों लिखें? क्योंकि आणविक द्रव्यमान का ऐसा मात्रक यूनिट है। अगला क्वेश्चन है इधर मीथेन से। मीथेन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने। तो
मीथेन में दो प्रकार का गैस रहता है, एक रहता है कार्बन और एक रहता है हाइड्रोजन। तो कार्बन का अभी मैंने बताया परमाणु द्रव्यमान कितना 12 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन यहाँ CH4 है इसलिए 1 गुना 4 होगा। इस प्रकार 12 प्लस 4 बराबर 16 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला इस प्रकार NH3 है, N का कितना होता है 14 और 3H का होता है 3, तो 14 3 17 सब यहाँ देखिए। इसमें सिर्फ जोड़ना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप परमाणु द्रव्यमान सीख गए ना तो आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान आप आसान से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सा क्वेश्चन है दिया गया है, सब हल है, मैं दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान परिकलित करें। सूत्र इकाई द्रव्यमान वही होता है, इसमें भी यौगिकरण होता है। तो NaCl, एन ये किसका प्रतीक है? एन ये जो प्रतीक है वो है सोडियम का, किसका? सोडियम का एन ये प्रतीक है। और Cl है क्लोरीन का, किसका है? क्लोरीन का। तो ये सब आप लोग को याद रखना है किसका किसका प्रतीक है। तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, Na, सिर्फ अकेला यहाँ Na कुछ नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम 1 गुना 23 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ Cl लिखा है, अकेला Cl है, कुछ नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? तो 35.5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना 35.5, क्योंकि अकेला है इसीलिए 1 से गुना किया। अगर डबल ट्रिपल रहता है तो 2 3 से गुना करते हैं। अब 1 गुना 23 करेंगे तो 23 आएगा, और 1 गुना 35.5 करेंगे तो 35.5 आएगा। इस प्रकार जब हम इसको जोड़ेंगे तो 58.50 आएगा। कितना? 58.50, 5 3 8 58.50 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 58.50 यूनिट जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ हल किया हुआ है। इस प्रकार CaCl2 का यहाँ निकालने बोल रहे हैं, तो यहाँ देखिए Ca किसका प्रतीक है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? 40। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है कैल्शियम का? 40। आप लोग का किताब में लिखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ कैल्शियम अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं, तो 1 गुना 40 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ देखिए Cl2 यानी कि क्लोरीन का भी मैंने बताया कितना होता है 35.5 परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ 2 के साथ यहाँ है, देखिए यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ डबल लिखा है यानी कि 2, तो यहाँ 2 गुना 35.5 होगा। कितना? 2 गुना 35.5। इस प्रकार 1 गुना 40 करेंगे तो कितना आएगा? 40 प्लस 2 गुना 35.5 करेंगे तो कितना आएगा? 35 दूनी 70, 71 आएगा। और 40 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 111 यूनिट। देखिए 111 यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है तब। पहला क्वेश्चन है परमाणु की संख्या क्या है, दूसरा परमाणु का आवेश क्या है। तो यहाँ देखिए हल दिया गया है। परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ परमाणु की संख्या कितना, प्रोटॉन की संख्या कितना है? 8, ठीक है। तो धनात्मक आवेश कितना है? 8, धनात्मक आवेश हो जाएगा 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8, ऋणात्मक आवेश की संख्या भी 8, ठीक। अब यहाँ कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश +8 -8, इस प्रकार प्लस माइनस कटेगा यानी कि 0 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ ये अगला क्वेश्चन का था, पहला क्वेश्चन का था कि यहाँ परमाणु संख्या बताने बोला, तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 8 दिया है, इसलिए इसका आंसर 8 होगा और इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0 होगा। यहाँ देखिए सब मिलाकर हल दिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का हल, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल है, ठीक। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकालें। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए किसी तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन, तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान निकालने बोल रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, प्रोटॉन की संख्या 11 दिया है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, इसलिए 11 + 12 करेंगे तो कितना आएगा? 23, और 23 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि
प्रोटॉन के बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ 11 लिखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात करें। तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात करने बोला तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये 11 हो जाएगा। अगर यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ कितना दिया गया है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ 11 दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ नहीं दिया गया है, तो कुल कितना दिया है द्रव्यमान 23, तो 23 माइनस 11 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 12। तो यहाँ क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकला, 12 निकला, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या 12 हुआ, ठीक है। तो तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो तत्व की जो परमाणु संख्या है वो 11 है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या कितना निकालें, 11, तो ये 11 जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ हल दिया हुआ है। पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था, वो क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मोल में बदलें, ये मॉडल सेट में भी दिया गया है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो इसका एक सूत्र है, मोल बराबर, मोल को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, छोटा एम, तो छोटा एन बराबर क्या है, मोल बराबर है छोटा एम। छोटा एम का मतलब क्या होता है, छोटा एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और बड़ा एम का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। बड़ा एम का मतलब मोलर द्रव्यमान, छोटा एम का मतलब द्रव्यमान, और एन मतलब मोल, तो मोल बराबर क्या होगा, या मोल निकालने बोल रहे हैं तो मोल बराबर क्या होगा, छोटा एम बटे बड़ा एम। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो दिया गया द्रव्यमान कितना गया है, यहाँ 12 है, और इसका सॉरी एक मिनट, दिया गया द्रव्यमान 12 है और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन गैस बोला है, ऑक्सीजन गैस को हम लिखते हैं O2, तो O का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो यहाँ 2 है इसलिए गुने 2 हो जाएगा, इस प्रकार 32, 16 गुने 2 यानी कि 32, इस प्रकार 12 बटे 32 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 8 32, ठीक है, 3 बटे 8 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं इसको पॉइंट में लाना, तो इसको अगर आप पॉइंट में लाओगे भागा देके 8 से अगर 3 को भागा दोगे तो कितना आएगा, 0.375 आएगा, कितना 0.375 आएगा। आप 3 बटे 8 भी इसका आंसर हुआ, अगर आप पॉइंट में लाना चाहते तो 0.375 हम ये निकाले थे, ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ एन यानी कि मोल निकालने बोल रहे हैं, तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक, ये है क्या द्रव्यमान और ये है मोलर द्रव्यमान, और ये क्या है मोल, ठीक है। तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना है, 22 ग्राम, 22 ग्राम यहाँ दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 22 बटे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, CO2, तो C का कितना होता है 12, कार्बन का 12 होता है ना परमाणु द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 32, अभी निकाले हमने, ऑक्सीजन गैस O2 है इसलिए 16 गुना 2 होगा तो 32, वो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44, इस प्रकार 22 बटे 44 होगा, और इसको काटेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1/2, 1/2 जो होगा बिल्कुल सही आंसर। इसको अगर हम पॉइंट में लाएंगे तो 0.5 जो होगा, 0.5 मोल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। आई होप, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने 10 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ताकि उसे भी पता चले मेरे चैनल के बारे में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हम देखें चेक करके बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग नहीं डरिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।